आज हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो भी स्टीफन हॉकिंग की नज़रों से। हमारा जरिया है उनकी किताब ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। ये उनके जाने के बाद पब्लिश हुई थी और उनके भाषणों, इंटरव्यूज, लेखों पर आधारित है। और स्टीफन हॉकिंग सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि हमारे समय के शायद सबसे प्रतिभाशाली विचारकों में से एक। अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में। अब जैसा उनके बारे में कहा भी गया है, गजब की बौद्धिक शक्ति थी, पर एक मानवीय पहलू भी था। सोच बहुत गहरी और क्रिएटिव थी। बिल्कुल। तो आज हम उनकी इस किताब के कुछ हिस्सों के आधार पे दो बड़े सवालों की तह तक जाएंगे। पहला, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? और दूसरा, आखिर ये पूरा ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ? हॉकिंग मानते थे कि विज्ञान के पास इन सवालों के जवाब हैं, भले ही वो सदियों पुरानी मान्यताओं से एकदम अलग हों। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। पहला बड़ा सवाल लेते हैं, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? हॉकिंग का मानना था कि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है, वो उन चीज़ों को समझा देता है जिन्हें पहले दैवीय माना जाता था। जैसे पुराने वाइकिंग सोचते थे कि भाई सूरज ग्रहण या बिजली कड़कना ये सब देवताओं का काम है। हाँ, और फिर विज्ञान ने बताया कि ग्रहण कैसे लगता है या बिजली क्यों चमकती है। देखिए, हॉकिंग ने एक किस्सा भी बताया था। एक अखबार ने हेडलाइन लगा दी, हॉकिंग, ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं बनाया। इससे लगा जैसे हॉकिंग और ईश्वर के बीच कोई जंग छिड़ी हो। तो ये अखबार वाली बात, क्या हॉकिंग वाकई ईश्वर से लड़ रहे थे या उनका मकसद कुछ और था? नहीं, लड़ाई वाली बात तो बिल्कुल नहीं थी। हॉकिंग को ईश्वर से कोई बैर नहीं था। उनका मकसद तो बस ये था कि ब्रह्मांड को तर्क और विज्ञान के आधार पर समझा जाए। वो मानते थे कि हर चीज प्रकृति के नियमों के तहत होती है, किसी देवी देवता की मर्जी या श्राप से नहीं, जैसा कुछ लोग उनकी अपनी बीमारी के बारे में भी सोचते थे। उन्होंने एरिस्टार्कस का उदाहरण भी दिया था। ईसा से करीब 300 साल पहले उन्होंने सिर्फ ग्रहणों को देखकर समझ लिया कि ये पृथ्वी की छाया है, कोई दैवीय घटना नहीं। ये एक तरह से वैज्ञानिक सोच की शुरुआत थी। तो हॉकिंग कह रहे थे कि पूरा ब्रह्मांड कुछ पक्के सार्वभौमिक नियमों पर चलता है। अगर ऐसा है तो फिर उनके हिसाब से ईश्वर की जरूरत कहां पड़ती है? हाँ, यही तो असली मुद्दा है। हॉकिंग का तर्क था कि अगर नियम इतने पक्के हैं, अटूट हैं, तो फिर किसी बाहरी शक्ति के दखल की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। हाँ, आप चाहें तो कह सकते हैं कि ईश्वर ही प्रकृति के नियम है, जैसा आइंस्टीन भी कुछ कुछ मानते थे। लेकिन ये वो पर्सनल भगवान नहीं है जिससे आप प्रार्थना करें या रिश्ता बनाएं। हॉकिंग के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने नियमों के तहत अपने आप ही बिना किसी बाहरी मदद के शून्य से पैदा हो गया। शून्य से? लेकिन ब्रह्मांड बनाने के लिए कुछ सामान तो चाहिए होगा ना? हॉकिंग ने कहा था कि 3 चीजें चाहिए, पदार्थ मतलब मैटर, ऊर्जा यानी एनर्जी, और स्थान स्पेस। हाँ, और फिर आइंस्टाइन का वो मशहूर समीकरण आया, E=mc², जिसने दिखाया कि पदार्थ और ऊर्जा असल में एक ही चीज के 2 रूप हैं। तो अब हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, ऊर्जा और स्थान। यहीं पर हॉकिंग की वो फ्री लंच यानी मुफ्त के खाने वाली दिलचस्प बात आती है। उनका कहना था कि जब बिग बैंग हुआ तो जितनी सकारात्मक ऊर्जा बनी, मतलब जो हमें पदार्थ के रूप में दिखती है, उतनी ही नकारात्मक ऊर्जा भी बनी। ये नकारात्मक ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के रूप में पूरे स्पेस में, मतलब स्थान में फैली हुई है। अच्छा, इसे समझाने के लिए उन्होंने पहाड़ी और गड्ढे का उदाहरण दिया था ना? बिल्कुल सही। सोचिए, एक समतल जमीन है, आप उस पर एक पहाड़ी बनाना चाहते हैं, तो आपको मिट्टी खोदनी पड़ेगी जिससे गड्ढा बन जाएगा। जितनी मिट्टी से पहाड़ी बनी, मान लीजिए वो सकारात्मक ऊर्जा है, उतनी ही खाली जगह गड्ढे में बन गई, वो हो गई नकारात्मक ऊर्जा। दोनों मिलाकर हिसाब बराबर, यानी 0। हॉकिंग के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा भी 0 है। इसलिए ब्रह्मांड को बनाने के लिए बाहर से कोई ऊर्जा या पदार्थ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये अपने आप 0 से बन सकता था। ठीक है, मान लिया कि सामान मुफ्त था, हिसाब बराबर हो गया, पर शुरुआत किसने की? वो पहली चिंगारी कहां से आई? या इसके लिए किसी की जरूरत नहीं थी? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब मिलता है क्वांटम मैकेनिक्स में, जो बहुत ही छोटे लेवल पर, एटम से भी छोटे लेवल पर चीजों के व्यवहार को बताता है। इस क्वांटम दुनिया के नियम बड़े अजीब हैं। समझिए कि बहुत छोटे लेवल पर कण या ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट बिना किसी बाहरी कारण के
अचानक शून्य से प्रकट हो सकते हैं और फिर गायब भी हो सकते हैं। इन्हें क्वांटम उतार चढ़ाव या क्वांटम फ्लक्चुएशन कहते हैं। बिना किसी कारण के? ये तो बड़ी अजीब बात है ना? और सोचिए, जब ब्रह्मांड शुरू हुआ तो वो इतना छोटा था कि यकीन करना मुश्किल है, शायद एक प्रोटॉन से भी छोटा। इतने छोटे पैमाने पर क्वांटम नियम ही लागू होते हैं। तो हॉकिंग का तर्क है कि पूरा ब्रह्मांड ही एक ऐसे क्वांटम उतार चढ़ाव के रूप में बिना किसी बाहरी ट्रिगर या चिंगारी के अपने आप ही अस्तित्व में आ सकता था। लेकिन फिर भी मन में आता है, पर इन अजीब क्वांटम नियमों को किसने बनाया? क्या ये ईश्वर का काम था? यही हॉकिंग का सबसे चौंकाने वाला या शायद सबसे गहरा तर्क आता है। वो समय मतलब टाइम की प्रकृति की बात करते हैं। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी सिद्धांत ने हमें सिखाया कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, बल्कि जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। और ये स्पेस टाइम बिग बैंग के साथ ही शुरू हुआ। बिग बैंग से पहले कोई समय ही नहीं था। बिग बैंग से पहले समय नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिग बैंग का कोई कारण होने के लिए वो समय ही मौजूद नहीं था जिसमें वो कारण काम कर सके। ये कुछ ऐसा पूछने जैसा है कि साउथ पोल के दक्षिण में क्या है। सवाल ही बेमानी है, क्योंकि साउथ पोल से और दक्षिण जाने की कोई दिशा ही नहीं है। वैसे ही बिग बैंग से पहले का कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई पहले था ही नहीं, तो उस पहले में कोई बनाने वाला कैसे हो सकता था? वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। तो उनके हिसाब से ईश्वर वाले सवाल का सबसे सीधा जवाब क्या है? हॉकिंग के अनुसार, जो उन्होंने इस किताब में लिखा है, सबसे सरल व्याख्या यही है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। कोई स्वर्ग नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। हमारे पास बस यही एक जिंदगी है, इसी अद्भुत ब्रह्मांड को देखने, समझने और इसकी भव्यता की सराहना करने के लिए। उन्होंने मजाक में ये भी कहा था कि अगर कभी उनकी ईश्वर से मुलाकात हुई तो वे उनसे एम थियरी के बारे में जरूर पूछेंगी। तो अगर ईश्वर नहीं, तो फिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सवाल शायद और भी बड़ा और पेचीदा लगता है। इंसान हमेशा से ये पूछता आया है। मैंने पढ़ा था, मध्य अफ्रीका के बोशोंगो लोगों की एक कहानी है कि शुरुआत में सिर्फ अंधेरा, पानी और भगवान बुम्बा थे। फिर बुम्बा के पेट में दर्द हुआ और उन्होंने उल्टी की, जिससे सूरज, चांद, तारे और फिर बाकी सब बना। अजीब है। हाँ, ऐसी कहानियां दिखाती हैं कि हम अपनी जड़ों को, अपनी उत्पत्ति को समझने के लिए कितने उत्सुक रहे हैं हमेशा से। हाँ। लेकिन वैज्ञानिक तरीका कहानी कहने से अलग है। वो सबूतों और तर्क पर आधारित है। हॉकिंग ने भी बचपन में जब फैलते हुए ब्रह्मांड और रेडशिफ्ट के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा जागी थी। हालांकि शुरू में वो भी एक शाश्वत, मतलब हमेशा से मौजूद ब्रह्मांड के विचार से प्रभावित थे। हाँ, अरिस्टो जैसे पुराने विचारक मानते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से था, हमेशा रहेगा। दूसरी तरफ उत्पत्ति का विचार अक्सर किसी बनाने वाले की तरफ इशारा करता था। जर्मन दार्शनिक कांट ने तो कहा था कि दोनों ही विचारों में तार्किक समस्याएं हैं। उन पुराने विचारों में एक बुनियादी धारणा थी निरपेक्ष समय, यानी एब्सोल्यूट टाइम की। मतलब समय एक नदी की तरह बहता है। ब्रह्मांड हो या ना हो, वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लेकिन 1915 में आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत ने इस पूरी सोच को पलट दिया। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने क्या बदला? रिलेटिविटी ने दिखाया कि स्पेस और टाइम निरपेक्ष नहीं है, बल्कि लचीले और गतिशील हैं। वे ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ और ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, मुड़ते हैं, खिंचते हैं। सबसे बड़ी बात, वे ब्रह्मांड के अंदर ही परिभाषित होते हैं। इसका मतलब, जैसा हमने पहले कहा, बिग बैंग से पहले का सवाल ही खत्म हो गया, क्योंकि समय खुद बिग बैंग के साथ अस्तित्व में आया। और फिर एडविन हबल की खोजें हुईं, जिन्होंने इस विचार को और पुख्ता किया। बिल्कुल। 1920 के दशक में हबल ने 2 क्रांतिकारी चीजें बताईं। पहली, आसमान में दिखने वाली कई धुंधली आकृतियां, जिन्हें नेबुला समझा जाता था, वे असल में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से बहुत दूर स्थित दूसरे आकाशगंगाएं हैं। उनकी दूरी इतनी ज्यादा थी कि पता चला ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है। और दूसरी खोज तो शायद और भी जबरदस्त थी। हाँ, दूसरी खोज ये थी कि लगभग सारी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर भाग रही है। इसका सीधा मतलब था, ब्रह्मांड फैल रहा है, और अगर आज फैल रहा है तो अतीत में सब कुछ एक दूसरे के करीब रहा होगा। अगर हम समय में पीछे और पीछे जाते जाएं तो करीब 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक अकल्पनीय रूप से गर्म और घने बिंदु में सिमटा रहा होगा। यही है बिग बैंग। क्या सबने इसे फौरन मान लिया,
या विरोध भी हुआ? विरोध तो हुआ। कुछ वैज्ञानिकों को शुरुआत का विचार पसंद नहीं आया। उन्हें लगा ये धार्मिक मान्यताओं जैसा है। 1948 में हॉयल जैसे वैज्ञानिकों ने स्टेडी स्टेट थियरी दी कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही है, जैसे जैसे आकाशगंगाएं दूर जाती हैं, बीच में नया पदार्थ बनता रहता है। कुछ सोवियत वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रह्मांड सिकुड़ता और फैलता रहता है, मतलब बाउंस थियरी। लेकिन सबूत बिग बैंग के पक्ष में मिलते गए, जैसे दूर की आकाशगंगाओं की गिनती स्टेडी स्टेट के खिलाफ थी। और फिर हॉकिंग और पेनरोज के सिंगुलैरिटी प्रमेय आए। सिंगुलैरिटी, ये शब्द फिर से आ गया। सुनने में ही भारी लगता है। मतलब क्या है इसका ठीक-ठीक? सिंगुलैरिटी का गणितीय मतलब है अनंत घनत्व और अनंत गुरुत्वाकर्षण का एक बिंदु। सोचिए, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पर सिमट गया, इतना घना कि वहां फिजिक्स के हमारे जाने पहचाने नियम काम करना बंद कर देते हैं। हॉकिंग और पेनरोज ने साबित किया कि अगर आइंस्टाइन का रिलेटिविटी सिद्धांत सही है, तो ब्रह्मांड की शुरुआत ऐसी ही एक सिंगुलैरिटी से हुई होगी। यहीं से स्पेस टाइम शुरू हुआ और इस सिद्धांत को सबसे बड़ा सबूत मिला 1965 में, जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB रेडिएशन की खोज हुई। ये उस शुरुआती गर्म और घने दौर की बची हुई हल्की गूंज है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली है। लेकिन आपने कहा कि सिंगुलैरिटी पर रिलेटिविटी के नियम टूट जाते हैं, तो फिर हम शुरुआत को ठीक-ठीक कैसे समझ सकते हैं? क्या यहां भी वो क्वांटम वाली बात आती है, जहां नियम अजीब हो जाते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर फिर से क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। जब ब्रह्मांड सिंगुलैरिटी के पास था, मतलब बहुत बहुत छोटा था, तब क्वांटम प्रभाव ही सबसे महत्वपूर्ण थे। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत याद है? वो कहता है कि आप किसी कण की सटीक स्थिति और सटीक गति एक साथ नहीं जान सकते। इसमें एक तरह की अंतर्निहित अनिश्चितता या कहें धुंधलापन है। आइंस्टाइन को ये पसंद नहीं था। उनका मशहूर कथन था, ईश्वर पासा नहीं फेंकता। पर सारे प्रयोग बताते हैं कि क्वांटम स्तर पर वाकई अयादृच्छिकता, मतलब रैंडमनेस है। तो शुरुआत को समझने के लिए हमें आइंस्टाइन के रिलेटिविटी, जो बड़े स्केल पर काम करता है, और क्वांटम मैकेनिक्स, जो छोटे स्केल पर काम करता है, इनको मिलाना होगा। ये कैसे होगा? और रिचर्ड फाइनमैन का मल्टीपल हिस्ट्रीज या अनेक इतिहासों का क्या मतलब है? हाँ, यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्वांटम ग्रेविटी का एक सिद्धांत बनाना। फाइनमैन का विचार बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि कोई कण बिंदु A से बिंदु B तक जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं चुनता, बल्कि वो एक ही समय में हर संभव रास्ता लेता है। इसी तरह ब्रह्मांड का भी सिर्फ एक अतीत या इतिहास नहीं है, बल्कि उसके अनगिनत संभावित इतिहास हैं, और हर इतिहास की अपनी एक संभावना, प्रोबेबिलिटी है। हम जो अनुभव करते हैं वो इन सभी संभावित इतिहासों का एक तरह से औसत या योग है। लेकिन इसे गणितीय रूप से समझने के लिए हमें शुरुआत की सीमा शर्तें या बाउंड्री कंडीशंस पता होनी चाहिए, यानी ठीक शुरुआत में क्या था। और इसी समस्या का हल निकालने के लिए हार्टल हॉकिंग नो बाउंड्री प्रपोजल आया। सही, ये जिम हार्टल और स्टीफन हॉकिंग का एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने कहा, क्या हो अगर ब्रह्मांड की कोई सीमा या किनारा हो ही नहीं। उन्होंने काल्पनिक समय यानी इमेजिनरी टाइम नाम की एक गणितीय तकनीक का इस्तेमाल किया। इसे ऐसे सोचिए, गणित के जरिए उन्होंने शुरुआत के उस नुकीले कोने यानी सिंगुलैरिटी को हटा दिया। जैसे आप एक ग्लोब पर चलते जाएं तो आप कभी किसी किनारे पे नहीं पहुंचेंगे, वो गोल है ना। वैसे ही काल्पनिक समय का उपयोग करने पर गणितीय रूप से ब्रह्मांड की स्पेस टाइम में कोई शुरुआत या अंत का किनारा नहीं होता, वो बस है। इसका मतलब हुआ कि हमें ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि इसे किसने शुरू किया। ये भी कई संभावित इतिहासों की तरफ इशारा करता है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। पर अगर इतने सारे संभावित इतिहास मुमकिन थे, तो हम इसी खास इतिहास वाले ब्रह्मांड में क्यों हैं, जिसमें तारे हैं, ग्रह हैं और हम लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं? इसका जवाब शायद मानव शास्त्रीय सिद्धांत या एंथ्रोपिक प्रिंसिपल में छिपा है। इसका एक सरल रूप, कमजोर मानव शास्त्रीय सिद्धांत, ये कहता है कि हम ब्रह्मांड को जैसा देखते हैं वैसा इसलिए देखते हैं क्योंकि अगर ये जरा भी अलग होता तो हम जैसे बुद्धिमान जीव इसे देखने के लिए यहाँ मौजूद ही नहीं होते। मतलब ब्रह्मांड के गुण ऐसे होने ही चाहिए कि जीवन पनप सके। क्या इसका कोई उदाहरण है? हाँ, जैसे हमारा ब्रह्मांड 3 स्थानीय आयामों वाला क्यों है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई।
हॉकिंग ने तर्क दिया कि अगर सिर्फ 2 आयाम होते तो जीवन की जटिल संरचनाएं जैसे हमारा पाचन तंत्र या नर्वस सिस्टम बन ही नहीं पाते, सब कुछ चपटा होता। और अगर 4 या उससे ज्यादा स्थानीय आयाम होते तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बदल जाता और ग्रहों की कक्षाएं स्थिर नहीं रह पाती। ग्रह या तो सूरज में गिर जाते या अंतरिक्ष में खो जाते। दोनों ही सूरतों में जीवन का पनपना लगभग नामुमकिन होता। तो हम 3 आयामों में हैं क्योंकि यही वो व्यवस्था है जो हमारे जैसे जीवन को संभव बनाती है। कमाल है। और आखिर में ये जो हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं, आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, हम सब, ये कैसे बनी? क्या इनका भी उन क्वांटम उतार चढ़ावों से कोई लेना देना है? बिल्कुल। माना जाता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद 1 सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से में ब्रह्मांड अविश्वसनीय तेजी से फैला। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इस तेज फैलाव के दौरान वो जो छोटे छोटे क्वांटम उतार चढ़ाव थे वे खिंचकर बहुत बड़े आकार के हो गए। यही शुरुआती बीज थे। बाद में गुरुत्वाकर्षण ने इन थोड़े घने क्षेत्रों में और पदार्थ खींचा, जिससे तारे बने, आकाशगंगाएं बनी और आखिरकार हम बने। हम जो CMB के नक्शों में जैसे WMAP और प्लैंक सैटेलाइट ने बनाए हैं, तापमान के हल्के उतार चढ़ाव देखते हैं, वे इन्हीं शुरुआती बीजों की तस्वीर हैं। जैसा हॉकिंग ने कहा था, हम सब क्वांटम उतार चढ़ाव के ही उत्पाद हैं। सोचिए जरा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हॉकिंग का नजरिया, जैसा इस किताब में सामने आता है, वो ये है कि विज्ञान हमें हमारे अस्तित्व और उत्पत्ति की एक तर्कसंगत व्याख्या देता है जो प्रकृति के नियमों, क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी पर आधारित है। उनके मुताबिक ब्रह्मांड बिना किसी बाहरी निर्माता के शून्य से अपने आप पैदा हो सकता था, क्योंकि ऊर्जा का हिसाब शून्य था और शुरुआत के लिए कोई पहले का समय ही नहीं था। और हमारा ये खास ब्रह्मांड कई संभावित इतिहासों में से एक है। और हम इसे ऐसा इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे जैसे जीवन के पनपने के लिए ऐसी ही शर्तें जरूरी थीं। और मेरे ख्याल से हॉकिंग के काम की सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। वह हमेशा बड़े सवाल पूछते रहे, सिद्धांतों को जोड़ने की कोशिश करते रहे, जैसे रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलाना। और उन्हें इंसानी दिमाग की क्षमता पर यकीन था कि हम इस विशाल ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। उनका जीवन और काम हमें यही सिखाता है, सवाल पूछते रहो, खोजते रहो। बिल्कुल। और इस किताब से एक आखिरी विचार जो दिमाग में घूम रहा है वो भविष्य के बारे में है। हॉकिंग ने लिखा कि इंसान अब विकास के एक नए दौर में है। जानकारी अब सिर्फ DNA से नहीं बल्कि बाहरी माध्यमों जैसे किताबों, कंप्यूटरों से पीढ़ी दर पीढ़ी जा रही है। और शायद हम स्व-डिजाइंड विकास यानी सेल्फ डिजाइंड एवोल्यूशन के मुहाने पर खड़े हैं, जहां हम अपनी जेनेटिक्स को खुद बदलना शुरू कर सकते हैं। ज्ञान और खुद को बदलने की इस तेजी से बढ़ती ताकत का अंतिम नतीजा क्या होगा? क्या यह हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या इसमें कोई खतरा छिपा है? यह सोचना दिलचस्प है, खासकर उस ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि में जिसे हॉकिंग ने समझने की कोशिश की।